हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट के नोटिफिकेशन आ गए हैं और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम सीटेट देने वाले हैं, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं भाई जिन्होंने अपना सीटेट दिया है बट अनफॉर्चुनेटली उनका सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया। देखिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आज की वीडियो के अंदर आपके साथ सारी स्ट्रैटेजी अच्छे से शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप लोग अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट का पेपर निकाल सकते हैं। देखिए मैंने भी अपना सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाला था और ना केवल पासिंग मार्क्स के साथ बल्कि अच्छे मार्क्स के साथ भी मैंने उसको क्वालिफाई किया था। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे कि आपको किस किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। सो हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और देखिए मैं जो आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी ये मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी, तो आई होप कि आपको वो समझ में आए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट 2022 की। तो हमारा जो टारगेट है वो है कि भैया हमें सीटेट 2022 को हिट करना है ना, और उसके अंदर पास भी होना है। अब देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम होगा कि सबसे पहले आप सीटेट का एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए कि भैया कितने कितने आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, क्या क्या इसका पूरा पैटर्न रहता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक पूरी ब्रीफ में वीडियो बनाई हुई है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न जानेंगे। एग्जाम पैटर्न कैसे कि भैया कितने कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। देखिए इसके अंदर आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें आपका सीडीपी आता है जो कि 30 नंबर का रहता है। उसके बाद आपकी 2 लैंग्वेजेस आती हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज 1 में क्या चूज करते हैं और लैंग्वेज 2 में क्या चूज करते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो भाई मैंने लैंग्वेज 1 के अंदर हिंदी चूज की थी और लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश चूज की थी। अब उसके भी पीछे ना एक छोटा सा रीजन है मैंने क्यों चूज किया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद आपका जो तीसरा वाला यानी कि आपके 3 ही हो गए, सीडीपी हो गया, लैंग्वेज 1 होगी, लैंग्वेज 2 हो गए, बचे आपके 2 सब्जेक्ट्स। तो इन 2 में एक आपकी ईवीएस आती है और एक आपकी मैथ्स आती है। ये होता है आपका प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है, यानी कि 1 to 5th क्लास के लिए। अब यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ फॉर द अपर प्राइमरी जूनियर यानी कि 6 to 8th क्लास के लिए, तो यहाँ पे आपका सेम यही रहता है। यहाँ पे आपकी सीडीपी आती है जो कि 30 नंबर की होती है। यहीं पे आपका 30 नंबर का यानी कि आपकी जो लैंग्वेज 1 होती है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज 2 आती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि भाई आपका क्या सब्जेक्ट रहा है बीएड में। जैसे कि मेरा था साइंस, तो मेरे जो क्वेश्चंस आए थे 60 नंबर के 60 क्वेश्चंस वो मेरे मैथ से आए थे और मेरे साइंस से आए थे। इसी तरीके से किसी का हो सकता है सोशल साइंस, तो उनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो उनके एसएसटी से आएंगे यानी सोशल साइंस से आएंगे। इस तरीके से आपको बेसिकली चूज करना होता है, समझे। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी क्या बात रहती है कि ये जो आपके 30-30 नंबर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका लैंग्वेज 1 हो, 2 हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, इन सब में क्या होता है ना कि इनमें खाली फैक्चुअल ही नहीं आता, इनमें 15-15 नंबर की हर सब्जेक्ट में पैडागोजी आती है। यानी कि अगर आपका मैथ्स आता है प्राइमरी में तो उसमें मान लीजिए 30 नंबर का आपका मैथ्स है, ठीक है, तो उस 30 नंबर में से 15 नंबर की पैडागोजी आएगी और 15 नंबर का आपका जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं वो आते हैं, ठीक है, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह रहते हैं वो आते हैं, ठीक। इसी तरीके से आपका ईवीएस रहता है, तो ईवीएस में 15 नंबर में तो पैडागोजी आ जाती है और 15 नंबर में फैक्चुअल आ जाता है जो कि आपकी एनसीईआरटी वगैरह की बुक से आता है। अब मैं हर एक चीज आपको क्लियर करूंगी किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है ताकि आप एक सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करी हमने क्या कि भाई सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, समझे। ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि भैया पैडागोजी हर सब्जेक्ट की 15-15 नंबर की आती है, तो समझ लीजिए पैडागोजी पे तो एकदम ऐसे बिल्कुल मेन वाला फोकस करना है आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोग देखेंगे सिलेबस। आपने एग्जाम पैटर्न देखा, उसके बाद आप उठाइए सिलेबस। अब इसका सिलेबस देखिए। अब देखो गाइस मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, इसका जो सिलेबस है वो एकदम फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि इस साल सिलेबस कुछ और है, अगली साल कुछ और कर दिया, फिर कुछ और कर दिया। हाँ, एक आध टॉपिक अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं वो एक अलग चीज है, सीडीपी के वो भी, लेकिन सिलेबस इसका फिक्स रहता है। जो सा जैसा चलता आ रहा है इसी तरीके से आपका सिलेबस रहता है। तो सिलेबस भी मैंने एक वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताया है, आप उसे एक बार वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, वहां से आपको क्लियरली सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो दूसरा हमारा काम रहेगा सिलेबस का। ये देखिए आप स्क्रीन पे पूरा एक फ्लो चार्ट देख रहे होंगे, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले रहा एग्जाम पैटर्न, दूसरे पे रहा आपने पूरा अपना सिलेबस अच्छे से देख लेना है। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम पैटर्न के बाद हमें करना है टारगेट। टारगेट क्या,
150 नंबर का आपका देखिए पेपर आता है, ये तो सबको पता है 150 का पेपर आएगा। उस 150 में से आप लोग ये टारगेट कर लीजिए कि हमें 120 लेके आना है, एटलीस्ट 110 से लेके 120 तक का आपका टारगेट होना चाहिए। देखो अब आप ये बोलेंगे कि मैम क्वालिफाई तो 90 पे हो जाता है, तो आप इतना लंबा क्यों लेके जा रही हैं? देखो भाई एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप बिल्कुल मार्जिन पे लेके चलेंगे ना कि हमें तो बस 90 ही लाने हैं, फिर तो आपका हो गया काम, समझ लीजिए। ऐसे नहीं होता है भैया, अगर आपको 90 पे आपका बेशक क्वालिफाई है तो आपको टारगेट ऊपर करना होता है, समझे? तो हमको टारगेट हमेशा ऊपर का करना चाहिए, सिर्फ उस मार्जिन का टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर हम उतना लेके चलते हैं तो हमारे नंबर कम रहते हैं। अगर आप 110 120 लेके चलोगे ना, तब आपके वो 100 तक नंबर आ जाएंगे, 110 आ जाएंगे। तो ये आप इस चीज़ को समझ लीजिए। इसलिए आप लोग टारगेट कीजिए कि भैया 150 में से 120 110 तक मेरा टारगेट है, मुझे इतना लेके आना है, ठीक है। दूसरा आपका ये रहेगा। अब तीसरी हम आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा सब्जेक्ट आपको फिक्स करने हैं। सब्जेक्ट फिक्स किस तरीके से करना है? आप ना जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगी कि भैया आप सिर्फ अपने 2 सब्जेक्ट पे अच्छे से टारगेट कर लो, हाँ 2 सब्जेक्ट पे कमांड बना लो, नहीं। अगर 2 सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड बना लोगे और बाकी के सब्जेक्ट्स को छोड़ दोगे ना, या सोचोगे कि चलो ये तो वहीं जाके कर लेंगे, तो वहां पे गड़बड़ हो सकता है। एटलीस्ट 5 में से 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड बना लो अपनी, कि भैया मेरे को, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आप लोग कमांड अच्छे से बना सकते हैं, या किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है, ऐसा होता है ना। तो मान लीजिए जैसे CDP है, CDP 30 नंबर की आती है, तो उसमें से 15 तो वही पैडागोजी हो जाती है। वैसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, मान लीजिए आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सिचुएशन बेस्ड रहेंगे, कुछ आपके फैक्चुअल तरीके से रहते हैं। तो ये आपकी CDP, आप चाहो तो CDP बना लो, मैथ्स कवर कर लो जिनका मैथ्स अच्छा है, जिनका EVS है वो EVS पे कमांड बना लो, जिनकी हिंदी अच्छी है वो लैंग्वेजेस पे बना लो। इस तरीके से आपको अपनी किसी भी 3 सब्जेक्ट्स वो अच्छे से कवर कर लो, उनकी पैडागोजी वगैरह अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। जब आपके 3 सब्जेक्ट फिक्स हो जाते हैं, अब देखो मैंने 3 सब्जेक्ट क्यों बोला है, देखो अगर आप 3 सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हो तो 3 सब्जेक्ट्स का मतलब हुआ 90 नंबर, 90 हुआ सीधा सीधा भाई, 30 का एक आता है, 90 हो गया। अब भाई मान लीजिए अगर आप उन 30 पे भी कमांड बनाएंगे ना, तो भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आपके आते हैं सपोज 60 नंबर आपके आ गए 90 में से, अभी भी आपको 30 नंबर की और ज़रूरत है ना, उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो वो जो बचे 2 सब्जेक्ट्स होंगे, एटलीस्ट उनमें से आप इतना तो लेके ही आ जाएंगे कि आपके 90 बन जाए। तो इसलिए आप 3 सब्जेक्ट्स को टारगेट लेके चलिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आपने सब्जेक्ट फिक्स कर लिए, अब देखो आपने ना सबसे पहले जो फोकस करना है, मैं आपको ये बोलूँगी कि पैडागोजी पे अच्छे से फोकस कीजिए। पैडागोजी अपने आप में काफ़ी इजी होती है करनी। देखो पता है पैडागोजी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल लाइक एकदम सिचुएशन बेस्ड वो आपको क्वेश्चन दे देंगे। और पैडागोजी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, आपको वो पता है किस तरीके से सॉल्व करना है। आप ना खुद को वहाँ पे टीचर मान लीजिए कि भैया हम टीचर हैं। अब आप देखिए, जब आप एज अ टीचर आप बच्चों को किस तरीके से सारी चीज़ों को मोल्ड करेंगे, ये आपको देखना है ना। तो बहुत इजी इजी से क्वेश्चंस रहते हैं यार, इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसे पैडागोजी वगैरह में आप देखोगे, या फिर CDP वगैरह में भी आप देखते हो कि मान लीजिए कोई बॉय है और वो रो रहा है, ठीक है, तो उसके फादर ने बोला कि अरे रो मत, ऐसे लड़कियों की तरह बिहेव मत करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो रहते हैं। तो इस तरह की जो ये टर्मिनोलॉजी है या इस तरह की जो सोच है ना, उसको आप क्या बोलेंगे, तो वही सब चीज़ें रहती हैं। काफ़ी इजी इजी से क्वेश्चंस रहते हैं, और खुद को एज अ टीचर रख के तब आंसर्स को सॉल्व कीजिए। तो पैडागोजी बहुत इजी होती है, अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग का यूज़ कर लेंगे ना वहाँ पे, तो बहुत आसान तरीके से आप लोग पैडागोजी को कर ले जाएंगे। तो आपको पैडागोजी पे अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद आपका फैक्चुअल्स क्वेश्चंस रहते हैं 15-15 नंबर की आपकी पैडागोजी रहती है, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है कि हाउ टू कवर, किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो देखो कवर करने का ऐसा है भाई, इसमें ना आपको CTAT के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी है। अब और साथ में आपको PYQs लगाने हैं। अगेन सुन लीजिए, NCERT और PYQ, इसके बाहर इसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है। ये 2 चीज़ पे आपको फोकस करना है। अगर आप NCERT अच्छे से कवर कर ले जाते हैं और आपने अगर PYQ यानी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका काम हो गया, आपका CTAT फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर है। ये आप समझ लीजिए, इधर उधर भटकने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा हाई तौबा बचाने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आप लोग CTAT को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो। देखिए बात आती है कि मैम NCERT हम कौन सी कवर करें, है ना। तो देखो भाई, जो भी स्टूडेंट 1 to 5th क्लास को हिट करने के लिए सोच रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं प्राइमरी को, तो उनको बेसिकली NCERT अपनी क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक की NCERTs को कवर करना होगा। जो लोग प्राइमरी लेवल का सोच रहे हैं, कौन कौन सी NCERTs, मैथ्स की होगी, EVS की होगी, ये सब आप यहाँ से कवर करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है।
और बाकी देखो काफ़ी सही आता है, हिंदी इंग्लिश का इतना कोई टफ नहीं आता। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत टफ पेपर आता है, ऐसा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन आता है। बस ये कि आपको थोड़ी बहुत पकड़ है आपकी चीज़ों पे तो आप आसान तरीके से कर ले जाओगे, बट पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं ये बोल दूँ कि नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा तो ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, बिना पढ़े नहीं हो सकता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। बट ये है कि अदर एग्जाम्स की तरह इतना ज़्यादा नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा ही कुछ पढ़ना है। अगर थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे भी पढ़ लेते हो तो इजीली कवर कर लोगे अपना सिलेबस, ठीक है, क्योंकि सिलेबस एकदम से फिक्स है, ना ज़्यादा ना कम, ये आपको पढ़ना है। और टॉपिक्स भी आपको वहाँ पे बताए गए हैं कि मैथ्स में ये वाले टॉपिक करने हैं, हिंदी में ये करने हैं, इंग्लिश में ये करने हैं, वीएस में ये करने हैं, तो इजीली आप लोग कर लोगे। अब जो लोग टारगेट कर रहे हैं 6 to 8 क्लास के लिए, तो उनको भैया 6 to 8 क्लास के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे वो सोशल साइंस की पढ़े, मैथ्स की पढ़े, है ना, तो उनको बेसिकली 6 to 8 तक का सारे एनसीईआरटी कवर करनी है। बट इस बीच में आप लोग ये मत भूल जाना PYQ, मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर आपने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लिए, अभी आपका जो एग्जाम था वो आपका ऑनलाइन था, जो आपका इस बार जो एग्जाम हुआ है वो ऑनलाइन वाला हुआ है, तो देखो भाई उस ऑनलाइन एग्जाम्स के जो पेपर हैं वो भी सीटेट की वेबसाइट पे हैं, आप उनको एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए, देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। और अब जो आपका एग्जाम होगा ये भी आपका ऑनलाइन ही होना है ना, आपका CBT होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। तो इस बार के जो हुए हैं यानी कि आपके पेपर 21 वाला, ये आप पूरा सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। जो भी इसके अलावा जो पहले और भी सीटेट के PYQs हैं, सारे आप एक तरफ से सारे आप PYQs लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और आप साथ में NCERTs कवर कर लीजिए, इसके अलावा आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इजीली तरीके से आप लोग अपना सीटेट निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये कुछ पॉइंट से आपको फोकस करना पड़ेगा। इसका सिर्फ मूल मंत्र यही है कि भैया NCERT कवर कर लो और साथ में PYQs कवर कर लो, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज क्यों चूज करी, मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज करी थी, तो एक्चुअली मेरे को भी बताया था कि हिंदी चूज करेंगे तो ये वाले फायदा हो सकता है। देखो पता है कई बार क्या होता है ना, जैसे अगर हिंदी मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर लिया है, तो वहां पे ना आपको दो चीजें देखने के लिए मिलती है, एक तो आपको गद्यांश मिलेगा और एक आपको पद्यांश मिलेगा, है ना। तो और जो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना काफी इजी से आते हैं, मतलब एकदम डायरेक्टली आंसर्स होते हैं। तो आप कई बार होते हैं ना हिंदी वाली जो चीजों को बहुत आसानी से कर लेते हैं, भैया सीधा सीधा आंसर है। बट और जो इंग्लिश वाला होता है, अगर मान लीजिए अब आपने सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज करी, तो वहां पे सिर्फ आपका एक ही अनसीन पैसेज रहता है, वहां पे आपकी पोएट्री नहीं रहती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और अगर आप मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लेते हो, तो वहां पे फिर आपको अनसीन पैसेज भी मिलेगा इंग्लिश का और साथ में आपको पोएट्री वगैरह भी मिलेगी, ये वाली चीज है। और अगर आप दूसरी फिर हिंदी करोगे तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक गद्यांश मिलेगा, है ना। तो बस एक ये वाला थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है, बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। मैं अगेन बोल रही हूँ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग लाइक बीएड, यार आप लोग बीएड करके आ चुके हो, जो भी आपने करा है, बीटीसी कराओ भी, जो भी आपने करा है, तो इतनी तो आप लोग की समझ होगी ना चीज़ों पे कि इतना तो आप लोग कर ही लोगे, है ना, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ है, और देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही चूज़ करें, अदर और कोई लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते। अरे बिल्कुल कर सकते हो, चाहो तो संस्कृत कर लो, चाहो तो उर्दू कर लो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपको अपनी कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है, ठीक है। बट मैं अपना बता रही हूँ कि भैया मैंने फर्स्ट हिंदी करी थी और सेकंड मैंने इंग्लिश करी थी। और मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश इसी तरीके से करते हैं, फर्स्ट वो हिंदी लेते हैं और सेकंड इंग्लिश है। बाकी ये डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि आपको किस तरीके से करनी है, या आप लोगों की अपनी खुद की चॉइस है, राइट। अब देखिए हम एक और चीज़ बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर पे। कुछ चीज़ें जो मैं आपको पहले ही यहाँ पे आगाह कर देती हूँ आप लोगों को, क्या कि भाई देखो आप लोगों का जो पेपर है आपका ऑनलाइन है, ठीक है। लास्ट ईयर भी आपका ऑनलाइन ही था और अब से आपका पेपर जहाँ तक है ऑनलाइन ही रहेगा, और इस बार भी आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, ऑनलाइन है। तो ना इसमें आप कुछ गलतियां करने से बचना। देखो अब एक और चीज़ आती है कि भैया पहले लैंग्वेज वाली मैं बात कर लेती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि भैया जो पेपर रहेगा वो कौन सी लैंग्वेज में रहेगा, है ना। तो देखो पेपर आपका बाइलिंगुअल है, यानी कि आपको ना जब आप सारी चीज़ें उसमें करोगे स्टार्टिंग में, तो एक ऑप्शन आता है कि किस लैंग्वेज को आपको चूज़ करना है। तो सपोज मैंने अपनी इंग्लिश चूज़ करी थी, ठीक है, इसी तरीके से आपको अपनी चूज करनी है। बट ऐसा नहीं कि जो आपने चूज कर ली बस वही आपकी रहेगी। आप क्वेश्चंस जैसे मान लो आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको हिंदी में वहीं पे चेंज कर सकते हो, या हिंदी में नहीं आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, ऐसा भी वहाँ पे होता है। तो इसलिए घबराए ना, बाइलिंगुअल ही आपका पेपर रहता है, ठीक है। अब बात आती है कौन सी गलती से आपको बचना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं CDP में कुछ चीज़ें थी तो मैं CDP को ना हिंदी में कर रही थी, ठीक है। तो उसमें एक आंसर था जिसका सही आंसर उसमें नहीं था, उस क्वेश्चन में नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद CBSE की तरफ से गलती हुई होगी, इसका आंसर तो इसमें है नहीं, तो चलो मैं कोई भी आंसर इसमें टिक कर देती हूँ तो CBSE सही मानेगा, है ना, मुझे एक नंबर दे देगा। बट ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप उसको वहीं पे इंग्लिश में करके देखते, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में उसको करके देखते ना तो उसका वहाँ पे सही आंसर था इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में उसका सही आंसर था और हिंदी में उसका सही आंसर नहीं था।
तो मैंने अपने मार्क्स जितने लगाए थे उसका मुझे कोई नंबर नहीं मिला था। मैंने अपने जितने मार्क्स लगाए थे एग्जैक्टली मेरे उतने ही मार्क्स आए थे, ना मेरे मार्क्स ज़्यादा हुए ना मेरे मार्क्स कम हुए, मुझे जितने लगाए मेरे उतने नंबर वहाँ पे आए। ठीक है, तो इस तरह की कुछ आप गलती से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रही हूँ कि इस तरह की गलती से आप लोग बचेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको आता है और इसका आंसर ये होना है, तो एक बार आप ना उसकी दूसरी वाली लैंग्वेज में भी उसको चेक कर लो कि क्या उसका आंसर उसमें सही दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया हुआ है तो उस वाली लैंग्वेज के हिसाब से आप उसका आंसर मार्क कीजिए, ठीक है, जहाँ पे सही होगा। बस ये थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमारा सिलेक्शन रोक सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से अगर हम पहले ही अवेयर हो जाएं तो शायद हम इतनी बड़े कुएं में डूबने से बच सकते हैं, है ना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ऐसा भी नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि जब मैं अपना पेपर देने गई थी, क्योंकि ऑनलाइन मेरा पेपर था, तो जब मैं अपना एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो कुछ ऐसी बात चली। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ 100 क्वेश्चंस ही करके आई हूँ। मैंने कहा है, मैंने कहा 150 में से ओनली 100? बोली हाँ। मैंने कहा लेकिन इसमें तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो आप 100 क्यों करके आई हो, सारी करके आती? बोली अरे नहीं 100। तो देखो ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। जब आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके आएंगे, 150 करके आएंगे। चाहे आपको नहीं भी आते हो ना तो आप तुक्का लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आप पूरे करके आओ, छोड़ना मत कुछ भी। तो पॉइंट आता है कि देखो ये है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनका ऑनलाइन में पेपर छूटा था, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वो लोग कर नहीं पाते हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो रखते हैं स्टार्टिंग से। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अपनी स्पीड शुरू से ही अच्छी रखो, ठीक है, ताकि आपका पेपर छूट ना पाए। यार जब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो पेपर क्यों छोड़ना है और लिमिटेड क्वेश्चंस ही क्यों करने हैं, ऐसा क्यों करना। तो ये वाली गलती आप लोग मत कीजिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आप लोग कीजिए ताकि आपके टोटल 150 क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएं, सही, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है थोड़ा सा ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखें। जैसे क्या होता है पेडागोजी वगैरह में ना, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि जैसे आप लोगों ने आपने देखा कि भैया कोई क्वेश्चन है और उसका जो ऑप्शंस में ना बड़ा नेगेटिव टाइप के आंसर्स हैं, तो वो नेगेटिव वाले कभी भी ना लगाएं। वो नेगेटिव आंसर्स कभी नहीं हो सकते। जहाँ पे नॉट लिखा होगा, जहाँ पे ओनली लिखा होगा, इस तरह के आंसर्स नहीं होते हैं जो भी एक पॉजिटिव वाइब्स आपको शो करें, ठीक है। आप देखोगे ना जब पढ़ के तो आपको खुद एक चीज़ फील होगी कि हाँ भाई एकदम पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं, एज अ टीचर हमें यही चीज़ करनी चाहिए। तो वही उसी तरह के आंसर सही होते हैं। नेगेटिव वाले मोस्टली जो सही होते हैं वो उन वाले केसेस में होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन में नॉट लगा होता है कि नहीं है, वहाँ पे आप लोग नेगेटिव वाला देखते हैं, और जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे आप लोग हमेशा एक पॉजिटिव आंसर की साइड जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा आंसर्स को एलिमिनेट करना भी सीखें। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है और अगर आपको पता है कि ये 2 ऑप्शंस तो इसके बिल्कुल नहीं है, तो आप 2 में से आसानी से लगा सकते हैं, ये भी एक चीज़ होती है। तो बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको बेसिकली ध्यान रखना है। इसके बाद PYQs आप लोग ध्यान से करेंगे, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लिमिटेड सिलेबस है, अच्छे से आप लोग अपना पढ़िए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर करेंगे। और बाकी हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि भाई हम ना पूरा CTAT का आपको यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करा दूं ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में CTAT निकल जाए। या फिर इसके अलावा आप लोग जहाँ से भी CDP वगैरह पढ़ रहे हैं वो लोग आप लोग अपना पढ़ते रहिए, जहाँ से भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग करते रहिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम लोग भी क्लासेस वगैरह लेके आएँ थोड़ा धीरे धीरे करके, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक ही आसानी रहे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपना अच्छे से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।